अपने जन्म के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया वो आज भी बदस्तूर जारी है। 1947 के बाद हर युद्ध में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भाईचारे की बस लेकर लाहौर रवाना हुए, लेकिन पाकिस्तान अमन की भाषा नहीं समझता। इधर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, दोस्ती की नई इबारत लिख रहे थे, तो उधर पाकिस्तान कारगिल में जंग की तैयारी कर रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान ने कई आतंकवादियों को भेजकर भारतीय चोटियों पर कब्जा जमा लिया और फिर वक्त था भारत को पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देने का। हमारे सैनिकों ने दुश्मन की सोच को गलत साबित कर दिया और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 25 साल पहले यानी 1999 में 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। मैं इस वक्त खड़ा हूं लैमोचिन पॉइंट पर और मेरे ठीक पीछे है कारगिल की वो पहाड़ियां जो आज भी गवाह हैं भारतीय सेना की उस जाबाजी की जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो सबसे ऊंची चोटी है वो है टाइगर हिल, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में जिसका नाम दर्ज है। कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका जहां आबादी शून्य के बराबर 6 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका होता है और केवल 6 महीने ही आवागमन संभव होता है। लेकिन इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A वहां से होकर गुजरता है। अगर कोई दुश्मन इन चोटियों पर कब्जा कर लेता है तो राजमार्ग 1A पूरी तरह प्रभावित होगा और देश का संपर्क लेह से कट सकता है। इसके अलावा कारगिल ऐसे स्थान पर स्थित है जो 4 घाटियों का प्रवेश द्वार है। इसी कारण पाकिस्तानी सेना लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को अपना निशाना बनाती रही है। 1999 से पहले 1948 के भारत पाक युद्ध के समय भी पाकिस्तानी सेना ने कारगिल और द्रास क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करा लिया था। इसके बाद 1965 और 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने का असफल प्रयास किया था। सामरिक दृष्टि से कारगिल, कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। 1999 में इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने एक सुनिश्चित योजना के तहत घुसपैठ की थी। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश थी कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया जाए, ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख में जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक जाए। साथ ही द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा खुलवाया जा सके। इसके अलावा चुग घाटी, बटालिक और तुर्तुक क्षेत्रों की पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके और सबसे बढ़कर नियंत्रण रेखा में बदलाव करना, शिमला समझौते को खत्म करना और कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। तो इस षड्यंत्र के महा खलनायक परवेज मुशर्रफ, तो उन्हें लगा कि अगर
वो कारगिल की हाइट पकड़ लेंगे तो और हाईवे के ऊपर अब कंट्रोल करेंगे तो हिंदुस्तान का जो लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है, जो जोजिला से होते हुए लद्दाख जाता है, वो नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान। और फिर वो सियाचिन के जो यहाँ पे ट्रुप्स है उनको सस्टेन करने में हिंदुस्तान को परेशानी होगी और पाकिस्तान जो है अपने आप को उस मकाम पर जा पहुंचाएगा जो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करेगा और हिंदुस्तान को सियाचिन से निकलवाएगा। पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के अपने इस अभियान को ऑपरेशन बद्र नाम दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस घुसपैठ की योजना अक्टूबर 1998 में ही बना ली थी और इसी के तहत अक्टूबर 1998 में तत्कालीन पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी इलाकों का दौरा किया था। इस योजना के तहत पाक समर्थित घुसपैठिए और सैनिक 1999 के अप्रैल और मई महीने के पहले सप्ताह तक कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपना एक गश्ती दल भेजा, लेकिन उसे काफी क्षति उठानी पड़ी। घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से 9 मई 1999 को कारगिल शहर के बाहर सेना के मुख्य आयुध भंडार को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। यह घुसपैठियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा था। दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले भारत के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के लिए भारतीय सेना को उसे कड़ा सबक सिखाने और भारतीय इलाके को खाली कराने की पूरी छूट दे दी। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। इसके बाद तो भारतीय सेना और उसके जाबाजों ने जो किया वह इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। घुसपैठियों की संख्या और फैलाव को देखते हुए भारतीय सेना ने 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी इस अभियान में शामिल हो गई। उधर भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए। इसके कारण पाकिस्तानी नेवी और कराची में पाकिस्तानी जहाज सक्रिय नहीं हो पाए। इस युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना ने अपने अभियान को ऑपरेशन विजय, जल सेना ने ऑपरेशन तलवार और वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया। करीब 2 महीने तक ये युद्ध चला और जुलाई के अंतिम सप्ताह में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में आतंकवादियों का भी खूब इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के दौरान ही कड़ा संदेश दे दिया था कि जब तक वह जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से अपनी सेना पूरी तरह वापस नहीं बुलाता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान पर उसके इस नापाक हरकत के लिए अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों का दबाव भी बढ़ने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस दौरान साफ संकेत दे दिया था कि अगर वह युद्ध को और बढ़ाएगा और अपनी सेना पीछे नहीं ले जाएगा तो अमेरिका भारत को प्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिला। इस बीच भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए 5 जुलाई को टाइगर हिल्स के पश्चिम में पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने द्रास और बटाली क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना के साहस के आगे पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए और 10 जुलाई 1999 से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। पाकिस्तान की रणनीति तभी ध्वस्त हो गई जब पाकिस्तान ने जोश, जज्बा और जुनून देखा भारतीय सैनिकों का। इतनी ऊंचाई वाली कारगिल हाइट्स को पकड़े थे पाकिस्तान के सैनिक, उन्होंने सोचा यहाँ पे कोई हमला कर ही नहीं सकता। इतनी खड़ी चढ़ाई
उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक बगैर किसी के उनके ऊपर हमला कर रहा है लगातार। जिस प्रकार से आर्टिलरी उनको ध्वस्त कर रही है, जिस प्रकार से एयरफोर्स उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है, और ये फेडरल इन्फेंट्री लगातार फ्रंटल अटैक में है, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, उनसे देखा नहीं गया। वो घबरा गए, भाग गए, पोस्टों को छोड़ करके चले गए, अपने सैनिकों को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को विजय दिवस मनाने का आह्वान किया। ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी ए ग्रेट विजय। कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने यह साबित कर दिया कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने का जज्बा रखते हैं और भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कारगिल युद्ध उन भारतीय सैनिकों की गौरव गाथा भी है जिन्होंने इस लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। खून की आखिरी बूंद तक उन्होंने तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा, बचाए रखा। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोड़। After another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। आज भी ये युद्ध नारा कारगिल की चोटियों से गूंजता है और कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। साथ ही देश के दुश्मनों को यह चेतावनी भी देता है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होगा जैसा कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी फौज का हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना की 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के आर्मी ऑफिसर थे। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा ने द्रास सेक्टर में 5140 पर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद उन्होंने पॉइंट 4875 पर दोबारा कब्जा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करते हुए और अपने साथी को बचाने के क्रम में वो शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता की वजह से उन्हें कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18वीं ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा रहे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर करीब 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए बंकरों को नष्ट करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितनी दुर्गम चढ़ाई थी उससे कई गुना ज्यादा उनका हौसला था। बंकरों पर कब्जा करने के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें 15 गोलियां लगी थी। इसके बावजूद असाधारण वीरता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने न केवल दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया बल्कि अनेक दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 साल की आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले वे सबसे कम उम्र के सैनिक बन गए। ये जो परमवीर चक्र मेडल है ये इन्हीं वीरों के लहू का वो चिराग है। गौरव महसूस होता है कि उन्होंने प्राणों की आहुति देकर के एक चिराग मेरे सीने पर लगाया और इस देश को एक स्वर्णिम जीत का एहसास दिलाया, खुशी मनाने का मौका दिया और पूरा राष्ट्र आज इन वीरांगनाओं को, इन वीरों को, उन परिवारों को सत सत नमन भी करता है, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है और गौरवान्वित भी महसूस करता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी।
उन्हें पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा किए गए खालू बार टॉप को खाली कराने की जिम्मेदारी मिली थी। युद्ध में घायल होने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पाक सेना द्वारा कब्जा की गई सीमा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। लड़ाई में इस वीर योद्धा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन के सदस्य थे। उन्होंने मुश्को घाटी में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पॉइंट 4875 पर एक टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने में अदम्य साहस का परिचय दिया। यह मोर्चा घाटी में एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर था और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के पास था। इस पॉइंट पर कब्जा करते समय संजय कुमार लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वे दुश्मन पर टूट पड़े। वह तब तक दुश्मन से जूझते रहे थे जब तक पॉइंट 4875 फ्लैट टॉप दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विवेक गुप्ता। कारगिल युद्ध के दौरान सामरिक रूप में बेहद संवेदनशील तोलो लिंग चोटी पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। भारतीय जवानों के लिए इसे मुक्त कराना बेहद चुनौतीपूर्ण था। तोलो लिंग चोटी को मुक्त कराने की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता को मिली थी। इस चोटी पर कब्जा करने के दौरान आमने सामने की लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए तोलो लिंग टॉप पर कब्जा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट किशिंग क्लीफोर्ड नोंगरूम। 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट किशिंग क्लीफोर्ड नोंगरूम और उनकी यूनिट को पॉइंट 4812 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। दक्षिण पूर्व दिशा से खड़ी चोटी पर चढ़ना एक तरह से असंभव था, लेकिन लेफ्टिनेंट नोंगरूम ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए न केवल दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया, बल्कि 6 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेफ्टिनेंट नोंगरूम और उनकी टीम की बदौलत भारतीय सेना ने आखिरकार 48-12 पर कब्जा कर लिया। मरणोपरांत लेफ्टिनेंट नोंगरूम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक दिगेंद्र कुमार। 2 राजपुताना राइफल्स के नायक दिगेंद्र कुमार द्रास सेक्टर में तोलोलिंग क्षेत्र पर हमले के दौरान लाइट मशीन गन ग्रुप के कमांडर थे। उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बनाए गए बंकरों को नष्ट करना था। दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के दौरान उनके एक हाथ में गोली लग गई थी, लेकिन बिना विचलित हुए वे दूसरे हाथ से दुश्मनों पर गोली बरसाते रहे। उनके साहस और आक्रमण ने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान नायक दिगेंद्र कुमार और उनके प्लाटून ने 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उनकी इस जांबाजी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन एन केंगुरु से। दुश्मनों को अपनी देश की सीमा से खदेड़ने का जोश और जुनून भारतीय सैनिकों पर इस कदर हावी था कि 6000 फुट की ऊंचाई पर बर्फीली चोटियों और -10 डिग्री तापमान में भी नंगे पांव चढ़ाई पूरी कर दुश्मन के बंकरों को नष्ट कर उन्हें धूल चटा दी। कैप्टन एन केंगुरुसे ने अपनी प्लाटून के साथ इस कारनामे को अंजाम देते हुए द्रास सेक्टर में लोन हिल पीक पर पाक सेना द्वारा बनाए गए 7 बंकरों को नष्ट करते हुए उन्हें भगा दिया। गंभीर रूप से घायल कैप्टन एन केंगुरुसे इस लड़ाई में शहीद हो गए। उनके इस अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की गाथा को कलमबद्ध करने वाली डॉक्टर नेहा अपने बटालियन में नींबू साहब के नाम से मशहूर कैप्टन केंगुरुसे की बहादुरी पर नींबू साहब द बेयर फुट नगा कारगिल हीरो नामक किताब लिखी है। नींबू साहब कहानी है कैप्टन निकेजाकुओ केंगुरुसे की। नागालैंड को बिलोंग करते थे। ये 2 राजरिफ के ऑफिसर थे। महावीर चक्र अवॉर्डी हैं ये कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे 25 साल की उम्र में। ये उनकी जिंदगी की कहानी है और उनकी शहादत की कहानी भी है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर सीबी द्विवेदी को याद करते हुए आज भी उनकी पत्नी की आंखें भर जाती हैं। उन्हें मलाल है कि इस शानदार जीत को देखने के लिए मेजर द्विवेदी जीवित नहीं रहे।
इतना प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए कि सब लोग तो ऐसे जान गंवाते हैं, हमारे हस्बैंड देश के लिए गए हैं, किसी के लिए काम आए हैं, और इसलिए बहुत खुशी भी है, पर दिल में तो थोड़ा दर्द रहता ही है। इन जाबाज और वीर सैनिकों ने अपनी साहस और दृढ़ संकल्प से पाकिस्तानी फौज की हर चाल और रणनीति को मात देते हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत को अंजाम तक पहुंचाया। अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए हमारे इन वीर सेनानियों ने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। आज भी उन वीर सैनिकों की बहादुरी और जुनून की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे वीर सैनिकों और उनकी असाधारण वीरता पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा। कारगिल की जंग कहानी है कैप्टन विजय थापर की, जिन्होंने 22 साल की उम्र में अपने देश की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से भी नवाजा गया। इस मौके पर जब पूरा देश रजत जयंती मना रहा है विजय दिवस की, हमने विजय थापर के माता पिता से बात की। मैं यही चाहता हूं कि अगर फिर से मैं मानव रूप में जन्म लूं तो मैं भारतीय फौज को ज्वाइन करूं और अपने देश के लिए दुश्मनों के खिलाफ लड़ूं। ये शब्द हैं कैप्टन विजय थापर के, जिन्होंने भारत माता के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेरे साथ हैं कर्नल थापर, जो कैप्टन विजय थापर के पिता हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कर्नल थापर, पूरा देश रजत जयंती मना रहा है, हर साल कारगिल दिवस आता है, इस बार क्या खास है? ये सिल्वर जुबली है, वो तो सिर्फ एक ड्यूरेशन है, 25 साल पूरे होने पर उसको सिल्वर जुबली का नाम दिया गया है। लेकिन हर साल, हर महीने और हर दिन ऐसे वीरों को याद किया जाता है। अभी जो हो रहा है कारगिल विजय दिवस में, वो हम अपने वीरों का शौर्य, उनके दृढ़ निश्चय और उनका जो देश प्रेम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में वहाँ पे उनको याद करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं इन क्वालिटीज़ को। और ये क्वालिटीज़ जो हैं सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अगले नौजवान भी इनको इम्बाइब करें, अपने अंदर जज्ब करें, ताकि जब भी भारत माता को ज़रूरत पड़े तो वो तैयार हैं। कर्नल थापर, आपने कहा कि जब भी भारत माता को ज़रूरत पड़े, आप खुद फौज में रहे हैं, आप कर्नल रहे हैं, आपने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कारगिल की लड़ाई बाकी लड़ाइयों से किस तरह अलग थी और इसको क्यों मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जाता है? देखिए, कारगिल की लड़ाई को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है इस थोड़े अरसे में, लेकिन एक हारी हुई बारी को पलट के जीत लिया हमने। ये समझ लीजिए, ये हमारे जो यंग युवा अफसर थे और युवा जवान थे, उनका देशभक्ति और उनका दृढ़ निश्चय था, सिर्फ उसकी वजह से हम ये बाजी को पलट सके अपने फेवर में। वरना जिस तरह से पाकिस्तानियों ने आके इन ऊंचाइयों पर अपनी पोस्ट बना ली थी, 137 पोस्ट बनाई थी, उनको वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ इन नौजवानों का जोश, भारत के प्रति प्रेम और उनका दृढ़ निश्चय था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की, उन्होंने अपने परिवारों की परवाह नहीं की। कईयों के तो बच्चे उनके मनोप्रांत पैदा हुए हैं। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है, और कोई भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं था। एक माँ जिसका 22 साल का बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उनके लिए किस तरह से क्या यादें हैं कारगिल विजय की? हर साल कारगिल दिवस आता है और हर साल ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इस बार 25वीं सालगिरह है, किस तरह की आपके दिमाग में बातें चल रही हैं? 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो आज भी ये लगता है कि कारगिल कल ही हुआ है, कल ख़त्म हुआ है कारगिल वॉर, और उसकी जो यादें हैं वो माइंड में बिल्कुल एकदम फ्रेश है। और आज जो है मैं उन
अपने बेटे के लिए नहीं श्रद्धांजलि दे रही हूँ, मैं उन 529 जाबाजों के लिए नमन करती हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। शहादत हासिल की कैप्टन विजयंत ने, वो आखिरी पल किस तरह से आपके यादों में आपने सजो के रखे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन अकम्प्लिश कर लिया था? एक्चुअली जब उसकी न्यूज़ आई तो मैंने नहीं, मेरे छोटे बेटे ने वो न्यूज़, आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये कैप्टन विजयंत थापर का घर है? तो उन्होंने बोला हाँ जी। मेरे बेटे ने बोला यस। तो कहते आप एक कुछ न्यूज़ सुनने के लिए रेडी हैं? तो उसने कहा हाँ, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन बंद हो गया। फिर उन्होंने दोबारा बोला कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आपके ब्रदर जो थे कैप्टन विजयंत थापर, उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया कारगिल वॉर में। सो यू सी, एकदम से ऐसा जो जब न्यूज़ आती है तो एक माँ या पूरी फैमिली के ऊपर क्या असर होता है उसका, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि एक सैनिक के लिए, एक सोल्जर के लिए जो है सबसे अच्छा क्या तरीका है इस दुनिया से जाने का, कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा है, सामने दुश्मन खड़ा है, दुश्मन से और हाथ में उसके राइफ़ल है, और दुश्मन से लड़ने के बाद, उस लड़ने के टाइम पर उसने अपना जो था, जो उसको दिया गया था कार्य, उसने कंप्लीट किया। और उसके बाद जो है कहीं दूसरी तरफ से एक गोली आती है जो उसके माथे में बिल्कुल लगती है, और वो अपने जो उसका साथी था, कॉमरेड जो साथी था, उसकी बाहों में गिर जाता है। तो मेरा बेटा जो है कैप्टन विजयंत थापर, वो इस तरह से इस दुनिया से गया, और मैं जो है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बेटे को भगवान ने इस तरह से इस दुनिया से भेजा। मैं इस वक्त खड़ा हूं कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में, और यहाँ चस्पा है कि आप जब घर जाओ तो अपने घर वालों को बताना कि आपके कल के लिए हमने अपना आज बलिदान कर दिया। कारगिल की विजय गाथा हर बार और बार बार न सिर्फ आज की पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी देश प्रेम के लिए प्रेरित करती रहेगी।